नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज थोड़े दिनों के बाद हमने हिस्ट्री की क्लास पुनः ली है और आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसमें छंद की क्लास चल रही है हिंदी व्याकरण में। ठीक है, छंद की। और उसमें हमने पॉलिटी में हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें थोड़ा रिट के बारे में पढ़ना है, रिट के बारे में, तो हम रिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें हम मगध साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो मैंने बताया था आपको कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों में देखिए जो 15 महाजनपद थे, 15 महाजनपद वो मगध की तुलना में कमजोर थे, मगध की तुलना। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल करके विभिन्न जो महाजनपद हैं उनका मगध साम्राज्य में विलय होता चला जाएगा। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो था वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, मगध साम्राज्य का शासनकाल ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 323 माना जाता है। तो ये 600 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक है। तो यहाँ देखेंगे जो बौद्ध काल है, बौद्ध महात्मा बुद्ध इसी समय उदय देखिए करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आप देखेंगे महात्मा बुद्ध का उदय होता है। तो इसी समय मगध साम्राज्य उदय होता है। ठीक है, मगध को वैदिक साहित्य में अपवित्र स्थान माना गया है। यहाँ के निवासियों को लोग व्रात पथित कहा करते थे। तो ये प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। मगध को वैदिक साहित्य में अपवित्र स्थान माना गया है। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में बृहद्रथ, आर्यक, शिशुनाग, नंद आदि प्रमुख थे। तो ये मगध के राजवंश हैं, इन्होंने मगध पर शासन किया था। 4 हैं, आर्यक, शिशुनाग, नंद और बृहद्रथ। ठीक है, ईसा पूर्व शताब्दी के पूर्व मगध में बृहद्रथ वंश का शासन था। ठीक है, ईसा पूर्व शताब्दी के पूर्व जो थी तो मगध का बृहद्रथ वंश का शासन था। जब ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है उससे पहले ये देखेंगे आप शुरुआत में ही 600 ईसा पूर्व प्रथम ये यहाँ से मगध का शासन स्टार्ट होता है और प्रथम शासन बृहद्रथ राजा। ठीक है, बृहद्रथ वंश, तो जी याद रखिए। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। उसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। तो इसका नाम दोनों है, राजगृह, गिरिव्रज दोनों राजधानी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, वह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। देखिए फैक्टा देखें, यहाँ हम पहले फैक्ट पढ़ रहे हैं इसके मगध साम्राज्य के, इसमें फैक्ट ही है देखें। ठीक है, जब मौर्य शासनकाल स्टार्ट होगा तो उससे फिर हम सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ फैक्टर देखें तो ये प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेंस में बहुत कम है इसमें मटेरियल, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखेंगे। मगध की गद्दी पर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बैठा था। तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जो 545 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बृहद्रथ वंश के बाद ये हर्यक वंश का उदय होता है। ठीक है, बिंबिसार का सैन्य बल नियमित था और इसी कारण वह शौर्य, श्रोणिक, मैती रखने सेना वाला नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सैन्य बल इसका नियमित था, इसीलिए इसे मैती रखने वाले के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। मैती रखने वाला कहते थे। ठीक है, श्रोणिक इसका शॉर्ट नाम था, मैती रखने सेना वाला, तो इसे श्रोणिक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे।
बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। तो पूछा जा सकता है कि महावंश किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध ग्रंथ का, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है महावंश। बिंबिसार साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेन्ना से तथा पंजाब की राजकुमारी क्षमाभद्र से शादी की। तो बिंबिसार ने ये 3 से शादी की थी, 3 राजाओं की कन्या से। देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेन्ना, पंजाब की राजकुमारी क्षमाभद्र से। तो देखिए, यहाँ मूल उद्देश्य होता था शादी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार। तो ये राजा शादी के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करते थे, जिससे इनके जो पड़ोसी राजा थे उनसे संबंध अच्छे संबंध हो जाते थे, जिससे मिलकर ये किसी अन्य साम्राज्य पर आक्रमण कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए शादी के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत करते थे। ठीक है, तो शादी का मूल उद्देश्य इनका ये था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। तो ये राजवैद्य जीवक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजवैद्य जीवक किस काल से संबंधित है, तो ये बिंबिसार है। ठीक है, याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वनडे एग्जाम। बौद्ध साहित्य के अनुसार 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो उसने इनकी बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, उसे कुड़क भी कहते थे। तो जिसका उपनाम था कुड़क, तो ये अजातशत्रु। ठीक है, अपने पिता बिंबिसार के राज्यकाल में अजातशत्रु अंग की राजधानी चंपा में प्रांतपति रहा था तथा वहीं उसने शासन की व्यवस्था सीखी। तो अजातशत्रु बिंबिसार शासन कर रहे थे, तब अंग की राजधानी थी चंपा, वहाँ प्रांतपति था, मतलब यहाँ राज्य का प्रमुख था। कौशल नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु को पराजित कर बंदी बना लिया तथा संधि करके अपनी पुत्री वजीरा का विवाह उससे करा दिया था। ठीक है, तो ये अजातशत्रु को पराजित किया था कौशल नरेश प्रसेनजित ने, और संधि करके अपनी पुत्री वजीरा का विवाह उससे करा दिया। तो अजातशत्रु ने संधि कर ली थी कौशल नरेश से, और कौशल नरेश ने उसके बदले जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह अजातशत्रु से करवा दिया था। अजातशत्रु ने उत्तर में वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से युद्ध किया था। ठीक है, बस्कार अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था। तो ये नाम है, ये याद रखना है, पूछे जा सकते हैं फैक्ट के रूप में कि अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था, ये बस्कार है। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में 2 नवीन युद्ध शस्त्रों रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। तो ये युद्ध शस्त्र थे, इनका प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। लिच्छवियों के पश्चिम में स्थित मल्ल संघ को भी अजातशत्रु ने अपना साम्राज्य में मिला लिया। मल्ल संघ था, उसको भी अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बौद्ध साहित्य में इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि बिंबिसार की हत्या करने के उपरांत अजातशत्रु ने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति महात्मा बुद्ध के समक्ष की थी। तो ये बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, उसके बाद उसे पश्चाताप हुआ और उसने स्वीकारोक्ति भी की थी महात्मा बुद्ध के समक्ष। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो पहले ये जैन धर्म को बहुत मानता था, उसका संरक्षक था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि बिंबिसार की हत्या करने के उपरांत अजातशत्रु ने अपने अपराध को स्वीकारोक्ति महात्मा बुद्ध के समक्ष की थी। ठीक है, ये वही बात है कि बौद्ध साहित्य में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। 52 वर्षों तक बिंबिसार ने किया था और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 462 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ हत्या का क्रम है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने
और अजातशत्रु की हत्या उदयन उसके पुत्र। तो ये इन्होंने अपने पिता की हत्या की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र रिपीट हुआ है। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्मावलंबी था। उसने लगभग 16 वर्ष तक राज्य किया था। तो जिनका राज्यक्रम है सबसे ज़्यादा बिम्बिसार ने किया, फिर अजातशत्रु ने किया, फिर उदयन ने किया 16 वर्ष तक लगभग। उदयन के शासनकाल में पहली बार पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। तो पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? उदयन। ठीक है, उदयन ने सबसे पहले मगध को पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो ये अंतिम राजा थे नागदशक, जो हर्यक वंश का उदयन का पुत्र था। अंतिम राजा उदयन का पुत्र था नागदशक। तो यही अंतिम राजा हुए नागदशक। ठीक है। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया था, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बनाया था। ठीक है, वैशाली स्थानांतरित की थी राजधानी। शिशुनागे ने अवंती पर विजय प्राप्त कर उसे मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। तो अवंती का विलय किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के। ठीक है, ये याद रखें। 396 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक अथवा काकबड़ मगध का शासक बना। तो शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, इसे काकबड़ भी कहते हैं, ये उपनाम है उसका, और वो शासक बना शिशुनाग का। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, कालाशोक ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा कश्मीर तक पहुंचा दी तथा कलिंग को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो कलिंग को इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो कलिंग किसके समय में मिला? कालाशोक। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। देखिए एक बात और याद रखेंगे कि कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और पहली देखी, पहली किसके शासन में थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संधि, पहली बौद्ध संधि। तो याद रखेंगे, पहली अजातशत्रु के शासनकाल में, और तृतीय देखेंगे आप अशोक के शासनकाल में, अशोक। और चौथी कनिष्क के शासनकाल में, चौथी फोर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, देखिए ऐसे क्रम से याद रख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। तो पूछी जाती हैं किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हम याद रखें। ठीक है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। यूनानी इतिहासकार कार्टेयस ने महापद्म को शूद्र बताया। तो ये कहा गया है, यूनानी इतिहासकार ने कहा है, पश्चिम में कुरु और पांचाल पर महापद्म नंद ने अधिकार कर लिया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। तो खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है कलिंग राजा खारवेल के समय, तो इससे पता चलता है नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। ठीक है। नंद राजा ने वैशाली के समीप स्थित मिथिला राज्य किया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण घनानंद के शासनकाल में हुआ था। तो सिकंदर ने आक्रमण किया था घनानंद के शासनकाल। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंशी चंद्रगुप्त
अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से की थी और चाणक्य ने इसी राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र फेमस है, तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी और ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। और नाम भले ही इसका अर्थशास्त्र हो लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों को जो हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है और जो पॉलिटी की वो भी क्लास आपको देखते रहना है और ये भी क्लास चलती रहेगी।